नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सेशन आप किसी भी जेंडर से हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सर्विस में हैं, बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप रिटायर हो चुके हैं तभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपने अभी अपना करियर शुरू किया है, आप अपने करियर के किसी भी जर्नी में हैं, आपके लिए ये सेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात करने वाले हैं अपने फाइनेंस के भगवत गीता की। ठीक है जी। अब ये भगवत गीता क्या है? भगवत गीता वो डॉक्यूमेंट है, वो स्क्रिप्चर है जो आपको बताता है कि किस तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए। आपके जीवन में, आपके मन में जितनी शंकाएं आती हैं, जितने प्रश्न आते हैं, उन सब के उत्तर आपको भगवत गीता में मिलते हैं। आपको ये मालूम पड़ता है कि आपने क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए। आपके मन में जो भी सवाल आते हैं पुनर्जन्म को लेके, अभी के, वो सारे उत्तर आपको भगवत गीता में मिलते हैं। ठीक वैसे ही आज हम जो जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं वो आपके फाइनेंस की भगवत गीता है। क्यों भगवत गीता है? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपको, आपके परिवार वालों को, आपके प्रियजनों को आपकी सारी जानकारी देगी। आपके फाइनेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के उत्तर इस सेशन में आपको मिल जाएंगे, इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। आज बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपने अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंसेस को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। क्या होता है, हम अक्सर बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, अलग अलग जगह हम निवेश करते हैं, लेकिन कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं। ठीक है जी। तो जर्नल, जैसे हमने कहा था, पहले भी हमने चर्चा की थी, जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से आपको आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने की आवश्यकता है। ठीक है जी। आप बोलोगे कि मेरे पास तो रोहित भाई, हमने तो सेविंग्स, बहुत छोटी सी सेविंग्स है, एक ही मेरा बचत खाता है, एक ही मेरा रिकरिंग डिपॉजिट है, मेरी एक मात्र 25,000 की एफडी है, मैं क्या डॉक्यूमेंट बनाऊं? नहीं मेरे दोस्त, आपको फिर भी डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है। जब आपको ये पूरा सेशन कंप्लीट होगा तो आपको ये जानकारी मिलेगी, आपको ये समझ में आएगा कि आपको कौन कौन सी चीजों का डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। जब आप अपने वेल्थ मैनेजर के पास जाते हैं, या आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, या आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, तभी भी वो बहुत सारी जानकारी आपको शेयर नहीं कर पाता। उनमें से भी बहुत सारे लोगों को ये डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी नहीं होती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि वो भी आपको ऐसा एडवाइस है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कीजिए। अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो आपके परिवार वालों को सारा आपका फाइनेंस का फ्लो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है जी। आप बोलो रोहित भाई, मैं तो शेयर ही करना चाहता हूँ अपने फाइनेंसेस किसी के साथ। बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आज के दिन में भी 82 करोड़ पैसा अनअकाउंटेड है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि कितना पैसा कहाँ पे पड़ा है, किसका है। बहुत सारे लोग जो चले गए हैं, उनके अलग अलग बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं। ये आंकड़ा मैंने कहीं से मेरे को मिला, मैं इसको आज एंडोर्स नहीं करता, ये फिगर गलत भी हो सकती है, लेकिन हम मोटा मोटा ये समझे कि एक बहुत भारी रकम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में, या अलग इन्वेस्टमेंट्स के व्हीकल में पड़े हुए हैं, अनअकाउंटेड है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसमें निवेश किया था वो रहा नहीं, और उनके परिवारजनों को इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है जी। तो जल्दी मत निकालने की कोशिश कीजिए कि रोहित भाई आपने इतना बड़ा आंकड़ा बोल दिया, किसी ने मेरे को बताया था, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने वेरीफाई नहीं किया है। इसलिए हम मोटा मोटा ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा आज भी ऐसी जगहों में पड़ा हुआ है। हम अपने सेशन को आगे लेके जाते हैं कि मास्टर डॉक्यूमेंट्स आपको, मेरे को, हम सबको कौन कौन से बनाने की जरूरत है। ठीक है जी। प्लीज नोट बनाते रहिए, लिखते रहिए। ये पूरा सेशन हम सब के लिए बहुत 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 जरूरी है। ठीक है जी। आप में से जिन लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से जो कुछ भी शुरू किया है,
प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि रोहित भाई मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने शुरू किया है, या ये मैं करने वाला हूँ, या ये मैंने अभी तक किया नहीं था, ये मेरे लिए नया है। आप जब ऐसे कमेंट लिखेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप और मैं सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, या आपके और मेरे सोच में कहीं फर्क है, या कहीं पे हम कम्युनिकेशन में लैक कर रहे हैं, ताकि मैं वहां पे इम्प्रूव कर सकूं और आप सबकी फाइनेंशियल नॉलेज में वैल्यू एडिशन कर सकूं। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जो आप डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं वो एक जर्नल में होगा, एक अच्छी सी नोटबुक में होगा, लॉन्ग बुक में होगा, या एक अच्छी डायरी में होगा। पन्ने पे मत बनाइएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को, इस जर्नल को आप बार बार रेफर करने वाले हैं, आपके परिवार वाले रेफर करेंगे आपके होते हुए या आपके चले जाने के बाद। बुरा मत मानिए, हम सबको इस संसार से आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। हम तैयारी कर रहे हैं अपने सक्सेशन के लिए, कि हमारे बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम ठीक से चीजें हैंड ओवर करके जाए और उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो आता है डॉक्यूमेंटेशन में, आपको क्या करना है, आपको लिखना है आपके कौन कौन से बचत खाते हैं। नंबर वन, जब अक्सर लोग बाग लिख देते हैं मेरा बचत खाता है फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरे मेरे दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपने लिख दिया, लेकिन ब्रांच लिखना बहुत जरूरी है। उसमें आपको एड्रेस लिखना चाहिए उस ब्रांच का, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहिए, आपका अकाउंट का नंबर क्या है वो लिखना चाहिए, आपने उसमें नॉमिनेशन किसको किया है वो आपको लिखना चाहिए, आपने उस बैंक के अकाउंट में क्या ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन दी है, आइदर और है या सिंगल है या क्या है, ये सारी जानकारी आपने उसमें लिखना चाहिए। मतलब जब भी कोई व्यक्ति, आपका प्रियजन उस कागज को देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि आपके कितने बचत खाते हैं, किस बैंक में है, किस ब्रांच में है, उसका पता क्या है, और उसकी ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या है और नॉमिनेशन क्या है। ठीक है जी, इसका मोटा मोटा मतलब ये कि आपके चले जाने के बाद जो व्यक्ति को आपने नॉमिनेट किया है उस अकाउंट में, उस बैंक की शाखा में जाके वो आपके बिहाफ पे उन चीजों को समेट सकेगा। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरा हमारा जो आता है इंपॉर्टेंट चीज, वो आता है करंट अकाउंट। जो लोग बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, उनके पास करंट अकाउंट होगा, तो उनको भी करंट अकाउंट में ये सारी चीजें लिखने की जरूरत है। अक्सर लोग बाग सेविंग्स में लिख के भूल जाते हैं, अरे करंट अकाउंट लिखने की क्या जरूरत है, मेरा बिजनेस तो चलता ही रहेगा, मेरे पार्टनर्स देख लिख कर लेंगे, मेरे भाई के साथ मेरा बिजनेस हो रहा है, सब कुछ ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने की, तो आपको करंट अकाउंट के भी सारे डिटेल्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अक्सर लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, तो आपको देखने की जरूरत है कि कहाँ पे आपने किस इंस्टीट्यूशन के साथ, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खोला है। अकाउंट जहां खोला है उस बैंक का एड्रेस लिखना बहुत जरूरी है, अकाउंट का नंबर क्या है, किसको आपने नॉमिनेट किया है, किस तारीख को आपने ये खाता खोला है, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है और उसके बाद आप उसे 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी जानकारी आपको पीपीएफ अकाउंट के लिए लिखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिखना है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। आपके जितने भी फिक्स डिपॉजिट है, फिजिकल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, वो आपको लिखने की जरूरत है कि मेरा, अच्छा, जब आप एफडी के डिटेल्स लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, स्टार्ट डेट, आपकी एफडी किस तारीख को शुरू हुई है, कितने अवधि के लिए है, कितना अमाउंट है, मतलब आपने कितना प्रिंसिपल अमाउंट उसमें निवेश किया है, क्या उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, उसकी मेच्योरिटी डेट क्या है, मेच्योरिटी अमाउंट क्या है, और आपने किसको नॉमिनेट किया है, पूरा उसमें आपको लिखने की जरूरत है। अब लोग, रोहित भाई जब वो हमारा देखेंगे खाता तो उनको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, नहीं मेरे दोस्त, आपको सब कुछ लिखने की जरूरत है। एक ग्लिम्स में ही पूरी जानकारी फिक्स डिपॉजिट की आनी चाहिए। आप आधा अधूरा काम नहीं करेंगे। अक्सर देखा गया लोग बाग आधा अधूरा काम करते हैं और बाद में लोगों को चीजों को समेटने में परेशानी होती है। सो पूरा आप लिखेंगे किस किस बैंक में आपकी कितनी कितनी फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट है, आपने किसी स्पेशल स्कीम में किया है, आपने जो टर्म डिपॉजिट बनाई है क्या वो किसी लॉक इन पीरियड में है, कोई टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट बनाई है
क्या वो ओपन कैटेगरी है, क्या है, वो सब लिखने की जरूरत है। आपको उसमें ये भी लिखना है कि ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस क्या आपने उसमें दी हुई है, क्या वो जॉइंट है, आइदर और है। सारी जानकारी दिखनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में भी आप सारी जानकारी लिखेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉकर डिटेल्स। अक्सर लोग बाग बैंक में लॉकर लेते हैं, उसमें अपना कीमती सामान रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि आपका किस बैंक में लॉकर है, बैंक का एड्रेस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉकर नंबर क्या है वो आपको लिखना है। लॉकर की जो चाबी होती है उसके ऊपर, की के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो की नंबर आपको लिखने की जरूरत है। अगर आप पुराने इसमें हैं तो आपको की नंबर लिखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको उसमें लिस्ट बनानी है कि आपने कौन कौन सी चीजें उस लॉकर में रखी है। आप बोलोगे रोहित भाई ये क्या बात है, मेरा लॉकर में कुछ भी उसमें रख सकता हूँ। आपको उसमें एक लिस्ट बना के रखनी है कि मैंने उसमें अपने जो घर है उसकी ओरिजिनल एग्रीमेंट के पेपर रखे हैं, मैंने उसमें ज्वेलरी रखी है। उसका लिखने का, लिस्टिंग करने का रीजन ये है कि आपको क्लैरिटी रहती है कि आपने लॉकर में क्या रखा है। कई बार ऐसा होता है घर की महिलाएं भूल जाती है कि उन्होंने लॉकर में कुछ अपनी ज्वेलरी रखी है, और जब कभी किसी शादी पे, ब्याह पे जाना होता है तो उस घर को सिर पे उठा लेती कि मेरी ज्वेलरी मिल नहीं रही है, गुम गई है, और घर में तूफान आ जाता है। ठीक है जी। अगर आप लिस्ट बना के रखेंगे कि आपने लॉकर में क्या क्या सामान रखा है, तो आपके लिए भी आसान रहेगा, महिलाओं के लिए भी आसान रहेगा, और घर में इस तरीके का तूफान नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लॉकर कोड विद इंपॉर्टेंट की कोट्स। अब इसका मतलब क्या है, कुछ लोग घर के अंदर भी एक छोटी सी अपनी तिजोरी रखते हैं जो डिजिटल फॉर्म में होती है, तो आपको उस लॉकर का जो डिजिटल कोड है वो लिखने की जरूरत है। ठीक है जी। उसके अंदर आपने क्या क्या सामान रखा है उसकी भी आप लिस्ट बना के रखेंगे। आपके घर में कुछ इंपॉर्टेंट अलमारीज होंगी, अलमीरा की जो चाबी होगी, चाबी के ऊपर कौन सी चाबी पे, कौन सी अलमारी में कौन सी नंबर की चाबी लगती है वो आपको लिखने की जरूरत है। आप बोलोगे रोहित भाई अगर मैं इतनी सारी जानकारी रखूंगा और घर में खुदा ना खास्ता कोई चोरी हो गई और मेरा ये डॉक्यूमेंट वो लेके चला गया तो फिर मेरा क्या होगा। आपको ये डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में रखना है। आजकल तो डिजिटल लॉकर मिलते हैं, आप जिसको गूगल ड्राइव पर रख सकते हैं और वहां से कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी आपने कॉपी बनाई है, हार्ड कॉपी बनाई है, तो आप इसको अपने लॉकर में रख सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित इसमें। ठीक है जी। तो आपके मन में ये विचार आएगा कि भाई चोरी का कोई डर नहीं, आप इसको गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में इसको रखिए। इसके अलावा आपको लिस्ट बनानी है कि आपकी कितनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। कई लोगों के पास 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग शहर में होती है, अलग अलग उसका कंपोजिशन होता है, अलग अलग नाम पे वो होती है। तो आपको पूरी प्रॉपर्टी का डिटेल रखना, लिखना है। क्या लिखना है कि किस शहर में आपकी प्रॉपर्टी है, कितने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपकी मुंबई शहर में एक 3 BHK का आपका फ्लैट है, तो 3 BHK का फ्लैट आपका मुंबई में लगभग कितनी उसकी वैल्यू, आप जिस भी तारीख को आप ये कर रहे हैं मोटा मोटा उसका मार्केट वैल्यू लिख दीजिए। मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होता रहेगा। एक टेंटेटिव आपको ये लिखना है, आपको ये लिखना प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, फर्स्ट ओनर कौन है, सेकंड ओनर कौन है, अगर 3 4 ओनर है तो उन सब का नाम जिस ऑर्डर में है वो लिखना है। कितना परसेंटेज ओनरशिप है, आपने अपनी सोसाइटी में जो नॉमिनेशन दिया है वो नॉमिनेशन किस किस के नाम पे दिया है और उनको किस किस परसेंटेज में आपने नॉमिनेट किया। मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं, आपने तीनों बच्चों को 33.33% दिया है, या आपने किसी को 40 40 20 के रेशियो में दिया है, वो आपकी चॉइस है। आप ऐसा भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो वो भी आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है जी। आपको ये लिखने की जरूरत है कि उसका ऑन एन एवरेज मेंटेनेंस कितना है। ये प्रॉपर्टी को आपने रेंटल दिया, रेंट पे दिया है, आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, या वहां पे क्या हो रहा है वो भी आपको लिखने की जरूरत है, ताकि जो भी उस डॉक्यूमेंट को देखे उसको समझ में आए। आपको इंडेक्स 2 की कॉपी उसके साथ लगा के रखनी। इंडेक्स 2 क्या है, जब आप डॉक्यूमेंट को, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके। तो आपका एग्रीमेंट रजिस्टर होता है और गवर्नमेंट
का रजिस्ट्रार आपको इंडेक्स टू देता है, जो आपकी प्रॉपर्टी का बेसिकली पूरा लेखा जोखा होता है कि आपने प्रॉपर्टी किससे खरीदी, किसके नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, आपने कितनी स्टैम्प ड्यूटी भरी है, आपका एग्रीमेंट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, और इसकी एरिया क्या है, दाया बाया पूर्व पश्चिम में क्या क्या, वो सारे जानकारी इसमें दी होती है। इंडेक्स टू में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो जब भी आप ये रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो हर एक प्रॉपर्टी के साथ आपको इंडेक्स टू भी लगाना है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पार्किंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर लोग बाग इसको भूल जाते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ लोगों को पार्किंग उन्होंने ली होती है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होता है। तो जब सोसाइटी फॉर्म होती है तो वो अलॉट करती है कि ये पार्किंग हमने आपको अलॉट किया, ये हमने आपको अलॉट किया, और उसमें वो पार्किंग नंबर डाल देते हैं, ओनर का नाम डाल देते हैं, या फ्लैट नंबर का रेफरेंस दे देते हैं। ऐसा सिस्टम होता है। आज के दिन में हर एक फ्लैट के साथ एक पार्किंग देना मैंडेटरी हो गया। तो पहले के ज़माने में अगर मान लीजिए आपके पास 2-4 प्रॉपर्टी के साथ 2-4 पार्किंग है, आज के दिन में मुंबई जैसे शहर में या बड़े कोई शहर की अगर हम बात करें, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आपको फ्लैट तो मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, लेकिन पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पार्किंग के लिए फाइट होती है। अक्सर सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी में देखते हैं, एक इंसान अपनी गाड़ी किसी दूसरे की पार्किंग में डाल देता है क्योंकि वो बाहर गया हुआ है, या उसने रेंटल बेसिस पे अपनी पार्किंग ली होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने फ्लैट के साथ पार्किंग के भी डिटेल्स डालने हैं, ताकि क्लैरिटी रहे फैमिली वालों को कि आपके पास उस पर्टिकुलर फ्लैट के साथ कितनी पार्किंग है। ओपन पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है, क्या पार्किंग का साइज है, स्मॉल पार्किंग है, मीडियम पार्किंग है, या बड़ी पार्किंग है। देखिए, अलग अलग कैटेगरी की पार्किंग होती है, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है जी, ये आप लिखेंगे तो आपके परिवार वालों को बहुत हेल्प मिल जाएगी कि भाई हमारी पार्किंग तो किसी ने इलीगली ऑक्यूपाई तो नहीं की है। कुछ लोग क्या करते हैं, पार्किंग को कवर करके शॉप बना लेते हैं, गोडाउन बना लेते हैं। कहीं आपकी पार्किंग में तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो आप जब ऐसा डॉक्यूमेंट बना के रखेंगे तो आपके जाने के बाद आपके प्रियजन उस पार्किंग को चेक कर सकेंगे। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि आपको जो भी आपने कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी है, शॉप हो सकती है, गाला हो सकता है, आपकी कोई ऑफिस हो सकता है, किसी मॉल में आपने कुछ ले रखा है, फूड कोर्ट ले रखा है, तो सारी जानकारी आपको उसमें लिखती है। कहाँ पे प्रॉपर्टी है, कितने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो क्या डायरेक्टली खरीदी है, बिल्डर से खरीदी है, या सेकंड सेल में ली है, चेन ऑफ एग्रीमेंट्स उसमें रहेंगे। तो वो सारी जानकारी आपको उसमें लिखनी है। वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, क्या आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, क्या वो प्रॉपर्टी आप सेल्फ यूज कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस क्या है, क्या उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, किसी ने उसके ऊपर अपना राइट क्रिएट किया हुआ है और आपकी उससे फाइट चल रही है। सारी जानकारी उसमें होना चाहिए। मतलब जब कोई भी व्यक्ति उस पेज को देखे, उस डॉक्यूमेंट को देखे, तो उसे क्लैरिटी हो जाए कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ पे है और उसमें क्या उसकी स्टेट है। ठीक है जी, तो आपको हर एक चीज डिटेल में लिखनी है, और ये डॉक्यूमेंट को आप रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलपीजी रजिस्ट्रेशन। आज के दिन में पाइप गैस लाइन आ चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे घरों में पुराना जो है कुकिंग गैस का सिलेंडर होता है, उससे कुकिंग होती है। तो आपको आपके डॉक्यूमेंट में लिखने की जरूरत है कि किसके नाम पे आपने कुकिंग गैस का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। रेगुलेटर आपको एक मिले हैं कि दो मिले हैं, आपने एडिशनल कितने सिलेंडर लिए हुए हैं। क्या होता है, अक्सर लोग भाग सिलेंडर ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर वो किसी और को दे देते हैं और भूल जाते हैं उन्होंने 1+1 है कि 1+2 है। डॉक्यूमेंट बना के रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लैरिटी दे देगा कि हमारा जो गैस का कनेक्शन है उसका क्या स्टेट है। ठीक है जी, आपको लगेगा ये क्या चीज है, लेकिन ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें ही आगे जाके तकलीफ दे सकती है। आपको इंश्योरेंस के बारे में लिखना। अब इंश्योरेंस जो है वो 2-3 कैटेगरी के हैं। एक आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है, दूसरा आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस में आपका क्या आएगा, आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आएगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है जी, आपने
जो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टी की है उसने आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का किया है, या प्रॉपर्टी के साथ जो उसके अंदर सामान रखा है उसका भी आपने इंश्योरेंस किया। तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि आपकी इंश्योरेंस किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ है, कितने अमाउंट की है, क्या प्रीमियम है, कब तक आपको उसका प्रीमियम देना है, वगैरह वगैरह। पूरा डिटेल में आपको ये सारी चीजें उसमें लिखने की आवश्यकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि इंसान के जाने के बाद सबसे पहले इंश्योरेंस देखा जाता है, अगर उसकी इंश्योरेंस है कि नहीं है। इंश्योरेंस है तो फिर इंश्योरेंस वालों को बुलाया जाता है, कांटेक्ट किया जाता है, और फिर क्लेम का प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको अपने व्हीकल्स के बारे में लिखना है। व्हीकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं, कईयों के पास 5-6 गाड़ियां होती है और अलग अलग शहर में होती है, तो आपको हर एक गाड़ी का डिटेल लिखना है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, और वो गाड़ी किस शहर में, उसका रजिस्ट्रेशन कब तक हुआ है, पीयूसी का क्या स्टेट है, हर 6 महीने में आपको पीयूसी लेना पड़ता है, इंश्योरेंस का क्या स्टेट है, सारी जानकारी उस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। आप ये डॉक्यूमेंट को हर रेगुलर इंटरवल पे अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि पीयूसी तो हर 6 महीने में होता है, इंश्योरेंस हर साल आपको लेना पड़ता है, तो कम से कम 2 बार तो ये डॉक्यूमेंट आपका व्हीकल का आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है कमर्शियल व्हीकल। अगर आपने कोई गाड़ी ली है, ओला उबर में आपने उसको अटैच किया है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। आपने कोई टेम्पो ट्रैवलर ले रखा है तो उसके बारे में लिखना है। आपने कोई ट्रक ले रखा है, कोई भी कमर्शियल आपने व्हीकल रखा है, तो उसके बारे में आपको जानकारी पूरी लिखनी है कि गाड़ी कौन सी है, किस साल में खरीदी, उसका मॉडल क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन के डिटेल, उसका इंश्योरेंस, पीयूसी, क्या आपने उसकी फंडिंग करा रखी है, अगर आपने फंडिंग करा रखी है तो कितना टेन्योर बचा हुआ है, अगर आपने उसका लोन रीपे कर दिया है तो क्या आपने अपनी आरसी बुक से वो बैंक का लीन निकलवा लिया है, मतलब उसका ठप्पा निकलवा लिया है, क्या आपने बैंक से लोन क्लोजर का सर्टिफिकेट लिया है। ये सारी जानकारी आपको इस डॉक्यूमेंट में लिखने की आवश्यकता है। लोग भाग अक्सर क्या करते हैं, आधा ही काम करते हैं कि मैंने लोन लिया है, लोन क्लोज हो गया, फुल स्टॉप। लोन क्लोज होने के बाद की जो एक्टिविटी है, बहुत जरूरी है कि आपको लीन मार्क आपके आरटीओ ऑफिस में जाके निकलवाना पड़ता है। ठीक है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विल, कई लोग विल बनाते ही नहीं है। क्या होता है कि आपको हमेशा एक विल बना के रखना चाहिए। विल का मतलब ये है कि आपके बाद आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके एसेट्स हैं, वो किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को किस तरीके से देना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट करके रखिए, उसको लॉकर में रखिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि विल नहीं होती है। विल नहीं होने के कारण जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के बीच में फाइट होती है, हमने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में भी ये देखा है कि जब सक्सेशन की बात आती है तो भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है। वो जब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में बात जाती है तो वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तो आपने जो भी मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी एसेट्स क्रिएट करे हैं, वो सिस्टमैटिक वे में आपकी नेक्स्ट जनरेशन को जाए, तो उसके लिए आपको विल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, नॉमिनेशन। ये वो चीज है जो अक्सर लोग भाग भूल जाते हैं। अरे छोटी सी तो बात है रोहित भाई, क्या आप बार बार नॉमिनेशन नॉमिनेशन की बात करते हैं। अरे मेरे दोस्त, ये बेसिकली नॉमिनेशन, अगर आपको जहां पे भी पैसे की बात आती है आपको उसमें नॉमिनेशन करना ही करना है। आप गांठ बांध के रख लीजिए, जितने बचत खाते हैं, आपके करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट, फाइनेंशियल जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब में आपको नॉमिनेशन करना ही करना है, मैंडेटरी है। बाद में नॉमिनेशन की एक्टिविटी में जो ट्रांसफर आपके फंड्स के होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है बोरिंग डिटेल्स। बोरिंग डिटेल्स का मतलब आपने कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है, किस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, कितनी अमाउंट का लोन लिया है, किस कैटेगरी में लिया है, किस पर्पस के लिए लिया है, आपको वो सारी जानकारी लिखनी है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने कितना उसका पेमेंट कर दिया है। आप हर महीने अगर ईएमआई दे रहे हैं तो हर महीने आपको अपडेट करना है कि भाई मेरा एक 25 लाख का लोन था, मैंने उसकी ईएमआई भर दी है 15,000 रुपए, तो अब मेरा प्रिंसिपल इतना बचा हुआ है। तो आपको ये सारी जानकारी इस डॉक्यूमेंट में लिखनी ही है। अक्सर लोग बाग भूल जाते, अरे मालूम पड़ जाएगा ना,
लोन है तो बैंक वाले फोन करेंगे, जान खाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा ये लोन नहीं। आपने जो कुछ प्रॉपर्टी है और जहां से भी फंडिंग की है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बना के रखते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से लोन लिया है, आप उसको किस तरीके से रीपे कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज लोन गिवन। कई बार देखा गया है कि हम भी किसी को लोन देते हैं, दोस्तों को दे रहे हैं, रिलेटिव्स को दे रहे हैं, या हमने बाजार में किसी को ब्याज पे पैसे दिए हुए हैं। आपको हर एक चीज का डॉक्यूमेंट बना के रखना है और इस डॉक्यूमेंट में भी आपको लिख के की जरूरत है, मैंने लोन फला इंसान को दिया है, ये उसका गारंटर है, इतना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतने टेन्योर के लिए दिया है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 1 2 3, और ये उसका एड्रेस है। ठीक है जी। सारी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, जो उसका गारंटर है उसका भी फोन नंबर एड्रेस आपको लिखने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हम गारंटर का नाम तो लिख देते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना भूल जाते हैं, लेना भूल जाते हैं, अरे मेरा दोस्त ही तो है। देखिए, आपको पता नहीं है कि रिश्ते नाते कब बदल जाए। आपकी छोटी सी भूल आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। तो ये पूरी डिटेल में आपको जानकारी इस डॉक्यूमेंट में लिखने की आवश्यकता है। आपने किसको लोन दिया है, क्या ये लोन दिया था फिर आपने उसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है, क्या आपने जिसको लोन दिया है उसमें आपने उसको टॉप अप कर दिया है कि मैंने 10 लाख का लोन दिया, 2 लाख रुपए और मैंने उसको लोन दे दी है। हर एक जानकारी आपको उसमें बहुत बारीकी से लिखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इज ज्वेलरी। आपके पास कितनी ज्वेलरी है, कहाँ कहाँ पे वो ज्वेलरी आपने रखी है, बैंक के लॉकर में रखी है, घर के लॉकर में रखी है, वो सारा आपको डिटेल में एक एक चीज लिखने की जरूरत है। जब आपने ज्वेलरी खरीदी तो क्या वो बिल लेके आपने खरीदी थी, या विदाउट बिल खरीदी थी, या आपको स्त्री धन के रूप में मिली है, या आपके परिवार में जब जब कोई फेस्टिवल हुआ है तो आपके पेरेंट्स ने आपको ज्वेलरी गिफ्ट दी है, आपके बच्चों के नाम पे गिफ्ट आया है। वो सारी चीजें आपको लिखनी, ताकि आपको क्लैरिटी होगी कि आपके पास कितनी गोल्ड है, कितनी ज्वेलरी है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्रीशियस स्टोन हो सकते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत है। आपको ये मालूम पड़ेगा कि मोटा मोटा आपके पास कितनी ज्वेलरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आपको अपने डीमैट अकाउंट की सारी जानकारी लिखनी है। कहाँ कहाँ पे आपने डीमैट अकाउंट खोले हैं, किस किस कॉम्बिनेशन में आपने डीमैट अकाउंट खोले हैं, और उन डीमैट अकाउंट में ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या है, नॉमिनेशन में आपने किसका नाम डाला है, और वहां पे कितने कितने आपके शेयर्स हैं, आपने किस बैंक अकाउंट से उसको लिंक किया हुआ है, ताकि जब भी डिविडेंड आता है तो उस बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। वो सारी जानकारी आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। आपका रिलेशनशिप मैनेजर कौन है, रिलेशनशिप मैनेजर का नाम लिखना है, उसका फोन नंबर लिखना है, और उसका एड्रेस लिखना है, ऑफिस का एड्रेस, घर का एड्रेस नहीं, नहीं तो आप उसके घर पहुंच जाएंगे। जब जब आपका रिलेशनशिप मैनेजर चेंज होता है, आपको ये इंफॉर्मेशन अपडेट करने की जरूरत है। अगर उसका फोन नंबर चेंज होता है तो वो आपको अपडेट करने की जरूरत है। इन केस आपने कोई डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया है तो वो आपको वहां से निकालने की आवश्यकता है। अगर आपके शेयर्स कहीं पे मर्ज हो जाते हैं, उनका मर्जिंग हो जाती है, तो वो आपको लिखने की जरूरत है। आपने किसी शेयर को बेच दिया तो वो आपको उसमें से निकालने की जरूरत है। जो नया आपने परचेज किया वो आपको उसमें ऐड करने की जरूरत है। तो आपको अपने स्टेटमेंट को अपडेट करते रहने की जरूरत है। ठीक है जी। और ये सारी जानकारी आप गूगल ड्राइव में रखेंगे, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, ताकि आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकें। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन केस आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है, आपके पास उसके राइट्स हैं, तो उसका पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत है। मेरी कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैंने रजिस्ट्रेशन कहाँ पे किया है, और मैंने इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए किस किस को आगे परमिशन दी हुई है, कितने टाइम के लिए परमिशन दी है, उससे मेरे को कितनी रॉयल्टी आ रही है, और वो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत बारीकी से अपने डॉक्यूमेंट में लिखने की आवश्यकता है। आप कई बार लोग बाग ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं और बाद में परेशानी में फंस जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो करना है पैसिव इनकम का। आपको ये लिखने की जरूरत है कि आपकी कितनी पैसिव इनकम है, आपको पैसिव इनकम कहाँ कहाँ से होती है, आपको स्टॉक मार्केट से आ रहा है, रियल एस्टेट से आ रहा है,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आ रहा है, किसी बिजनेस से आ रहा है, सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत है। आपका पैसिव इनकम का सोर्स क्या है, क्या वो फिक्स्ड टेन्योर के लिए है, क्या वो फिक्स्ड अमाउंट है, सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत है। हर एक पैसिव इनकम के बारे में आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है कि ये पैसिव इनकम आपको कहाँ से आ रही है, किस बंदे को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है, ताकि वो आपको उस पैसे की जानकारी दे सके। पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स, आपने पोस्ट ऑफिस में क्या निवेश किया हुआ है, वो सारी जानकारी डॉक्यूमेंट में डिटेल में होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के अलावा आपने ज्वेलरी में किया है, रियल एस्टेट में किया हुआ है, आपने बिजनेस में किया, हर एक चीज को बारीकी से लिखने की जरूरत है। आपके इन्वेस्टमेंट्स लगातार बदलते रहेंगे, तो जब जब आपके इन्वेस्टमेंट्स बदलते हैं आपको इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करते रहना है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना हम एक्सटेंसिव बात कर रहे हैं। हम अपने फाइनेंस के हर एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इसमें से मुझे यकीन है बहुत सारी चीजें आपके लिए नई होगी, बहुत सारी चीजें आप पहली बार सोच रहे होंगे कि अरे रोहित भाई, इतना डिटेल में आप बात कर रहे हैं, इतना डिटेल में मेरे को करने की जरूरत है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे इसको मेंटेन करूंगा। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कीजिए और आप धीरे धीरे ये सारी जानकारी को एक्यूमुलेट कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे चले। नोट्स बना रहे हैं आप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है आपके साथ, आपके परिवार वाले के साथ, तो आपके परिवार वालों ने किसको कांटेक्ट करना चाहिए, आपका रिलेटिव कौन है जिसको कांटेक्ट करना चाहिए, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें से किसको कांटेक्ट करना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए। जैसे हम ट्रैवल भी करते तो बोलते ना भाई, मैं यहाँ से अपने बेस सिटी से दूसरे शहर में जा रहा हूँ, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर मेरा फोन नहीं लगे तो आप इस फला फला बंदे के फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं, मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ठीक वैसे ही आपको ये जानकारी लिखनी है कि भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी किसको कांटेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा बारीकी से इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान के केस में ये कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग होगा। हो सकता है कोई अपने भाई का कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहे, कोई अपनी बहन का देना चाहे, या कोई अपने बहुत क्लोज। ये प्योरली डिपेंड करता है आपका किस तरीके का नेटवर्क है, किस तरीके के आपके रिलेशन है, आपकी फैमिली में कितना मिठास है, ताकि आप उनके नंबर शेयर करना चाहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा अपना अरीना बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। आपका फैमिली डॉक्टर कौन है, ये डॉक्यूमेंट में लिखने की जरूरत है। आप बोलोगे रोहित भाई, इसका क्या लेना देना, पैसों से क्या लेना देना, नहीं, आपको ये लिखने की जरूरत है। उसका रीजन ये है, कल को किसी कारण से आपकी किसी अजीबो गरीब हालात में मृत्यु हो जाती है और उसके ऊपर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये डेथ है, सुसाइड है या मर्डर है। ठीक है जी, ऐसा आपने सुना होगा। आपने कई बार आपके भी ऐसे किसी फ्रेंड सर्कल में आपने सुना होगा कि फला फला इंसान की मृत्यु हो गई और वो जो डेथ हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कि वो नेचुरल डेथ है या किसी ने मर्डर किया है या किसी ने उनकी हेल्थ के साथ छेड़छाड़ की है। तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर का डिटेल लिखने की जरूरत है। इन केस आपके परिवार में किसी को संदेह होता है तो वो आपके फैमिली डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जितने भी हेल्थ के इश्यूज को लेके वो डिटेल में जानकारी आपके फैमिली डॉक्टर से ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अपने फैमिली डॉक्टर को भी बताया कि भाई ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, या मेरे बाद ये फला फला लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर को पता नहीं होगा तो डॉक्टर शेयर नहीं करेगा। देखिए, जब डॉक्टर ओथ लेते हैं तो उसमें ये लिखा होता है, या वो ओथ के टाइम पे ये कहते हैं कि हम किसी भी पेशेंट की जानकारी किसी दूसरे को नहीं देंगे। आप अपने फैमिली वालों का नाम आपको डॉक्टर के साथ, तभी हम बोलते हैं ना फैमिली डॉक्टर, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें अपने डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं। तो आपको आपके डॉक्टर को भी बता के रखना पड़ेगा, भाई मेरे परिवार में से ये 2 3 4 लोग हैं जो आके मेरी हेल्थ के बारे में पूछ सकते हो, आप प्लीज उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। आपको ये कंसेंट अपने डॉक्टर को देनी पड़ेगी, वर्बल के साथ साथ रिटर्न कंसेंट भी देनी पड़ेगी, तभी डॉक्टर आपकी जानकारी आपके परिवार वालों को, प्रियजनों को शेयर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आपका फैमिली का वेल्थ मैनेजर कौन है? ये अक्सर हम छुपा के रखते हैं, क्योंकि हम अपनी वेल्थ को छुपा के रखते हैं, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन क्यों शेयर करूं? देखिए, जब तक परिवार में सब कुछ ठीक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल को रिलेशंस में कहीं मन मुटाव आ गया, कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कल को अनफॉर्चुनेटली आपका अनटाइमली डेथ हो गई, तो आपका पूरा परिवार हिल जाएगा। कई बार हमने ऐसा सुना है ना, कि वो बहुत अच्छी जॉब में थे, बहुत अच्छी सैलरी कमाते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को कुछ भी बताया नहीं, तो अब तो किसी भी बच्चे को मालूम नहीं कि उनके फादर के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, और पूरा परिवार सड़क पे आ गया है। तो आप अगर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको निवेश कर रहे हैं, और आपके पास कोई वेल्थ मैनेजर है, तो उसका डिटेल आपको लिखने की आवश्यकता है। आपके रिलेशनशिप मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट्स के सामने आते रहेंगे। वेल्थ मैनेजर एक डिफरेंट आदमी व्यक्ति होता है, जो आपकी पूरी वेल्थ को मैनेज करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, आपका फैमिली का एडवोकेट कौन है? भाई, जब आप विल बनाएंगे तो डेफिनेटली आपने किसी ना किसी एडवोकेट को कंसल्ट किया होगा, किसी ना किसी एडवोकेट ने आपको एडवाइस दी होगी कि आप अपनी विल में ये पॉइंट लिखिए। तो आपका कोई फैमिली का एडवोकेट होगा, उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी चाहिए। कल को आपके बच्चे आपकी विल को ले जाके क्रॉस चेक करना चाहे, या उस एडवोकेट को कंसल्ट करना चाहे कि सर, आपने ये विल बनाई थी डैडी की, मेरे पिताजी की, मेरी माताजी की, तो वो आपका एडवोकेट उसकी कंसर्न देगा कि हाँ, मैंने बनाई थी, और उन्होंने आप अपनी विल में ये चीजें लिखी है, या इस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी को, ज्वेलरी को, कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये जानकारी होना बहुत 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 आवश्यक है। नेक्स्ट, आपका फैमिली का चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? अक्सर हमारे परिवार वालों को मालूम ही नहीं होता कि हम रिटर्न कैसे फाइल कर रहे हैं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, या हमारा कोई मित्र फाइल कर रहा है, या हमने किसी सीए को हायर किया हुआ है, या किसी टैक्स कंसल्टेंट को हायर किया है। देखिए, जो भी आप अपने फाइनेंसेस को लेके कर रहे हैं, सारी चीजें इसमें आपको लिखने की जरूरत है। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, टैक्स कंसल्टेंट कौन है, टैक्स कंसल्टेंट में आपका जीएसटी की रिटर्न कौन फाइल करता है, आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है इनकम टैक्स में या जीएसटी डिपार्टमेंट में, वो सारी जानकारी आपको लिखने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके बाद आपके पैसों को किसने संभालना है, आपके पैसे आप किस तरीके से निवेश कर रहे थे, आपके टैक्स कंसल्टेंट ने आपको क्या राय दी है, जिसके बेसिस पे आप पूरा फाइनेंस का स्ट्रक्चर बना के आगे चल रहे हैं। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा डिटेल आएगा, कॉन्टैक्ट और एड्रेस के साथ। पासपोर्ट डिटेल। अब बोलोगे रोहित भाई, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई, बहुत जरूरत है। क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम छोटी छोटी चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपके जो बॉडी के फंक्शंस है वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, आपका जो ब्रेन है वो भी थोड़ा थोड़ा सुस्त होने लगता है। तो आपको बहुत सारी जानकारी आपके दिमाग से निकल जाती है। जब आप पासपोर्ट का डिटेल लिखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका पासपोर्ट की लाइफ कितनी है, कब वो एक्सपायर होने वाला है, ताकि आप टाइमली उसको रिन्यू कर सकें। ठीक है जी। तो ये जानकारी उसमें होनी जरूरी है। 30वां पॉइंट, फैमिली ट्री। अब ये जो चीज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, ये आप में से बहुत सारे लोगों को अंदर से हिला देगा, आपके कोर में जाके हलचल कर देगा। क्यों कर देगा, समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि हमारी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन चलती जा रही है। आप बोलोगे कि मुझे मालूम मेरे फादर कौन है, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है। ऐसे आपको अपना, हो सकता है ट्री में एक दो तीन जो ब्रांचेस हैं वो मालूम होगी। ठीक है जी। तो हमें एक अपना फैमिली ट्री बना के रखना चाहिए कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी के कितने भाई बहन थे, और मेरे दादाजी कौन थे, उनके कितने भाई बहन थे, मेरे को इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी। ये मेरे लिए जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मेरी फैमिली में, मतलब मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें मेरा राइट बनेगा। तो मेरे को मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उनके भाइयों के बीच में, तो मेरा कितना हिस्सा बना, मेरे पिताजी का कितना हिस्सा बना, और मेरे पास कितना हिस्सा आया। तो आपको फैमिली ट्री में एक आइडिया आ जाएगा। अब डार्कर साइड ऑफ फैमिली ट्री क्या होता है? कई बार क्या होता है, कुछ परिवार वाले जिनको बच्चा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं।
ठीक है, ऑर्फनेज से लाके बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, या अपने भाई के बच्चे को ले लेते हैं, बहन के बच्चे को ले लेते हैं, या अपने दोस्त के बच्चों को मतलब कहीं से भी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, और लाइफ लॉन्ग वो उसको बताते नहीं है कि वो उनका औलाद नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया है। ठीक है जी। जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं तो उनको ये दिल पे एक बोझ लगता है कि भाई मुझे ये बात मेरे बच्चे को बता देना चाहिए, मैं उसे बताऊं या नहीं बताऊं, बताऊंगा तो उसे कैसा लगेगा। ऐसे बहुत सारे नाजुक आपके इमोशंस चलते रहते हैं, आपको दिमाग में टेंशन रहता है, दिल पे एक बोझा लगता है, तो कई बार आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आप जब फैमिली ट्री बनाए, तो अगर आप जो बात अपने बच्चे को कन्वे नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली बोल के, तो ये डॉक्यूमेंट में लिख दें, ताकि आपके जाने के बाद वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के हकीकत से रूबरू हो सके। भी अगर आपके मन की इच्छा है कि आप अपने बच्चे को बताना चाहते हैं कि हमने उसे अडॉप्ट किया था, तो आप उसे इस अपने फैमिली ट्री के जरिए बता सकते हैं। चॉइस आपकी है, लेकिन ये फैमिली ट्री बनाना बहुत जरूरी है। चॉइस आपकी, क्योंकि मैंने बहुत सारे परिवारों में ये देखा है, फैमिली ट्री नहीं बना होता है, किसी को जानकारी नहीं होती है कि उनके दादाजी की कितनी प्रॉपर्टी थी, या उनका फैमिली ट्री कैसे चलता आ रहा है, प्रॉपर्टी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और वो उनकी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। तो ये सारी जो 30 पॉइंट हमने देखे हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एक पॉइंट को आपको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। हर एक पॉइंट के ऊपर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है। आपको ये लिखने की ज़रूरत है कि भैया, मैं जो बना रहा हूँ, मैंने जो अपना भगवत गीता बनाया है, फाइनेंस क्या, वो सारी चीज को कवर कर रहा है। सिर्फ बनाने के लिए मत बनाइए, आप ये इसलिए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट रहे। जब भी उसकी आवश्यकता हो, जैसे ही वो पन्ना खोले, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, एक ही पेज पे पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाए, किसको कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, सब कुछ मिल जाए। जब आप इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जब आप इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो आपको अपने पैसों की बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपने अपने पैसों को कहाँ कहाँ चैनलाइज करके निवेश किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन को आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वापस से इस सेशन को देखिए, बार बार देखिए, ताकि आप हर एक पॉइंट को डिटेल में समझ सके और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, नॉलेज इज वेल्थ, लेकिन वो वेल्थ किसी काम की नहीं है जब तक आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपने ये पूरा सेशन सुन लिया, आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई कि ये मेरे को डॉक्यूमेंट बनाना है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं रहे, तो ये इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। भाई, हम तो नॉलेज इसलिए ले रहे हैं ना, ताकि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। आज मैं जहां पे हूं, वहां से मुझे एक कदम आगे सही दिशा में जाना है। ठीक है जी। तो हम ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट। मैं मानता हूं कि इस डॉक्यूमेंट को बनाने में आपको बहुत समय लगेगा, किसी इंसान को 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा, महीनों भी लग सकते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि ये बहुत ही एक डिटेल में हम डॉक्यूमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा, आपको पहला कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आप ये पूरे डॉक्यूमेंट को बना पाएंगे ना। स्टेप बाय स्टेप कोशिश तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। आज आप शुरुआत करेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे ना। और दिल्ली दूर नहीं है, हो ही जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आप मान लीजिए आपकी संडे को छुट्टी होती है, हर संडे को 1 घंटा भी अगर आप देते हैं ये डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, तो यकीन मानिए 4 से 5 सेटिंग में ये सारी चीजें हो जाएंगी। हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा समय आपको लग जाए, 6-7 सेटिंग हो जाए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट तैयार तो हो जाएगा। आप ये मानिए कि आपको कितनी क्लैरिटी हो जाएगी। आज आप ये सेशन शुरू करेंगे, आज ये जब डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करेंगे, तो आने वाले समय में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके फाइनेंशियल जर्नी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सका हूँगा। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। ठीक है जी। बाय।